गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम चैप्टर कर रहे थे पाठ 15 नीलकंठ, जो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। नीलकंठ की कहानी मैंने आपको बताई और समझाई भी कि किस प्रकार कहानी का मोटिव क्या है, लेखिका इस कहानी से क्या कहना चाहती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी का जो भाव है वो यही है कि जो भावनाएं हैं वो सिर्फ मनुष्यों में नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी उतनी ही भावनाएं जो है वो पाई जाती हैं, उतने ही तीव्र भावनाएं होती हैं। ठीक, तो ट्रेजिक स्टोरी थी। ट्रेजिक आप जानते हैं, दुखांत, जिसका दुख भरा अंत हो। हमने देखा कि जो एक नायक था नीलकंठ, मोर हमारी कहानी का नायक था, अंत में वो मर जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपने प्रेम से अलग हो जाता है। ये जो विरहा, ये दूरी जो है उसकी मौत का कारण बनती है। तो नीलकंठ आप सबको समझ में आ गया है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से हमने पहला प्रश्न डिस्कस भी कर लिया था। दोबारा जिन्हें नहीं पता, मैंने उनको बोला था कि एक बार लेसन पढ़े, सीधी सीधी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुश्किल उसमें था कुछ नहीं। पहला मैंने आपको प्रश्न हमने कल किया भी था और बताया भी था, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जिन्होंने नहीं किया। प्रश्न उत्तर यही बुक वाले हम करेंगे, पहले 6 करेंगे, 7वां क्वेश्चन आप रहने दीजिए, वो नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 6 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। हम सब ने लेसन पढ़ा है और सबको पता है, कल हमने एक पॉइंट डिस्कस भी किए थे इसके। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं, कौन बताना चाहेगा मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। वेरी गुड। हाँ भव्या, अपने आप को अनम्यूट कर दो क्योंकि आप अपने आप कर सकते हैं। चलिए, हाँ भव्या बोलिए। मोर का नाम नीलकंठ रखा गया क्योंकि उसकी गर्दन नीली थी। मोरनी का नाम राधा रखा गया क्योंकि जैसे राधा कृष्ण के साथ रहती थी वैसे ही मोरनी मोर के साथ हमेशा रहती थी। बिल्कुल ठीक आंसर, क्लियर कट है। मोर का नाम नीलकंठ इसलिए रखा गया क्योंकि मोर की गर्दन बहुत चमकीली और नीली थी। ठीक है, मोर की गर्दन चमकीली और नीली थी, इस वजह से उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा गया, जिस प्रकार कृष्ण के साथ राधा हमेशा रहती थी उसी प्रकार वह मोर के साथ हमेशा रहती थी। ठीक है जी, इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगला है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। ये बुक में से ही है इसका आंसर, जब हमने पढ़ा है मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जैसे उनको दोनों मोर मोरनी को जालीघर में पहुंचाया गया तो कैसा उनका स्वागत हुआ। हाँ जी ऋषिता। यस मैम। अनम्यूट करो खुद को ऋषिता। यस यस मैम। बोलो। यस मैम। मोर के बच्चों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधु के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये है पेज नंबर 110, सेकंड पैराग्राफ देखिए।
इसी में से आपको लाइनें निकालनी है, ठीक है। निकालनी मतलब सेम टू सेम लाइनें इस तरह नहीं लिखोगे, जैसे ऋषिता ने अपने शब्दों में इन लाइनों को लिखा है आप बिल्कुल वैसे लिखेंगे। तो हम कहाँ इसका, ये देखो इस पैरा पढ़ के बताती हूँ। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में कौतूहल जगाया, जैसे नववधु के आगमन पर किसी परिवार में स्वाभाविक है लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते भी उनका एक आंख बंद करके परीक्षण करने लगे। ये एक पूरा पैराग्राफ है, इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे, सरल भाषा में। तो हम यहीं से प्रश्न शुरू करेंगे जहां से हमने प्रश्न किया है। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत उस प्रकार हुआ जैसे नववधु का आगमन होता है। यहाँ पे लिखा है, आपने सरल भाषा में इसको चेंज कर लेना है। जैसे हम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैं उड़ानी है, लेकिन मैं कोठी गया तो एक पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ द स्पेलिंग नहीं आंदे मैनू। ओ वेख ई लिखिया है पैराग्राफ। कौन है तुम? छोटा चित्र कौन होता है? छोटा चित्र भीगे नैना वक्टर किया छूते वाह। Your voice is very low. चलिए, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? नॉट ऑडिबल? यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि ऑडिबल है। ओके, क्लियर है। चलिए, तो हमने यहां से शुरू किया। कई बार कनेक्शन बीच में टूट जाता है, तो ऐसे हो जाता है बार बार, ठीक है। तो जरा वेट किया करो, 2-3 मिनट के बाद ही एकदम से सब कुछ सेट हो जाता है, अपने आप क्लियर हो जाती है स्क्रीन। चलिए, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत उस प्रकार हुआ जैसे घर में नववधु का स्वागत होता है। नववधु क्या, नई ब्याही हुई जोड़ी, जिस दुल्हन को आप नववधु कहते हैं ना, तो उनका स्वागत कैसे हुआ, जैसे नववधु का आगमन होता है। सेम ये लाइन लिख लेंगे, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू रागनी, अब लापना नहीं लिखेंगे, गुटरगू करने लगे। मैंने आपको कहा कि बुक की भाषा नहीं लिखनी है, अपने शब्दों में इजी करके आपने इसको लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे कि लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते उनका परीक्षण करने लगे। सिंपल, इन्हीं लाइनों को आप उठाएंगे अपनी इजी लैंग्वेज में, मुश्किल सारे शब्द हटा के अपनी भाषा में आप लिखेंगे इन्हीं लाइनों को। क्लियर है मेरी बात? फिर से सुनो, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर पक्षियों का स्वागत नववधु के आगमन के समान हुआ। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। सिंपल।
बार बार डिस्कनेक्ट होता है। ये देखो फिर से आ गया, चलता चलता। ओके, खुला रहने दो, फिर मैं बात नहीं करती। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इशू है, सो वेट फॉर 2 or 3 minutes। चलिए, सेकंड क्वेश्चन डन है, क्लियर है सभी को? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? बुक वाली लाइनें ही लिखनी है, लेकिन आपने अपने हिसाब से अपने इजी लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है? गलत नहीं करना उसको, और ना ही बहुत बड़ा बड़ा डिफिकल्ट शब्द लेने हैं, बड़ा बड़ा लिखना है। सेकंड क्लियर नहीं है? क्यों क्लियर नहीं है भाई? पेज नंबर 110, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। सेकंड वाला जो पैराग्राफ है बिल्कुल वैसा वही लिखना है आपको अपनी भाषा में। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत नववधू के आगमन की तरह हुआ। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते उनका एकांत बंद करके परीक्षण करने लगे। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी? भावेश बताइए। उसका नृत्य लेखिका को बहुत भाता है। हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता है, होले होले उठाकर खाता खाता लेखिका को इसी पर हंसी आती थी। इसमें हम 2 पॉइंट देंगे, ठीक है? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी? जैसे ही नीलकंठ लेखिका को देखता था तो अपना जो पंख थे वो फैलाकर उसके पास नृत्य करता था, ठीक है? पंख फैलाकर नृत्य करने लग जाता था। दूसरा, वो लेखिका के हाथ से भुने चोने हौले हौले उठाकर खाता था, ठीक है? ये चेष्टाएं लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। हाँ जी हर्षिया, बोले बेटा। मैम यही वाला आंसर? हाँ यही वाला आंसर। नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप को आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। गर्दन ऊंची करके देखना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनाना, महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना और महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। नृत्य करना, बिल्कुल ठीक। ओके जी, क्लियर है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं भाती थी? लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं भाती थी। इसमें आपको पॉइंट भी दे सकते हैं। गर्दन टेढ़ी करके उसे देखना, ठीक है? लेखिका के हाथ से चने उठाकर खाना, तीसरा पॉइंट हम दे सकते हैं
लेखिका को देखकर पंख फैलाना और नृत्य करना। ठीक है, इस तरह आप इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चेष्टाएं जो हैं वो लेखिका को भाती थी। लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं भाती थी। नीलकंठ का गर्दन टेढ़ी करके उसे देखना, लेखिका के हाथ से चने धीरे धीरे उठाकर खाना, लेखिका को देखकर पंख फैलाना और नृत्य करना। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, ये भी आपको मैंने समझाया था। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? बोलो, किसी को नहीं पता? 2 लोग सिर्फ हाथ वो कर रहे हैं। कल जब चैप्टर कराया था मैंने तब बताया था कि क्या मतलब है इस लाइन का, आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर। हाँ हरजीत बोलिए। यस मैम, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने से हुआ। ये वाक्य नीलकंठ की मृत्यु की घटना की ओर संकेत करता है। नो 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 नो, ये वाक्य नीलकंठ की मृत्यु की ओर संकेत नहीं करता, ये वाक्य कुब्जा के आने की ओर संकेत करता है। ठीक है, नीलकंठ अभी मरा नहीं था। आनंदोत्सव की रागनी मतलब नीलकंठ और राधा का प्यार, ये आनंदोत्सव था और खूब रागनी चल रही थी, उनका राग जीवन में जा रहा था। अचानक से एक बेमेल स्वर इस रागनी में आया जिसने पूरा गाना खराब कर दिया। वो बेमेल स्वर कौन सा था? कुब्जा, है ना? तो इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत करता है जब लेखिका एक और मोरनी को घर ले आई और जो वो मोरनी जो बहुत ज्यादा कलह कलेश करने वाली थी। ओके, सिर्फ इस घटना में कि किस घटना की ओर संकेत करता है कि जब लेखिका जो है वो एक और मोरनी को घर ले आई और कुब्जा को घर ले आई और वो अपने नाम के अनुसार ही कलह कलेश वाली मोरनी थी। ठीक है जी, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर बज उठा, ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका एक और मोरनी को घर ले आई और उसका नाम कुब्जा था। उसने नीलकंठ और राधा का जीवन दुर्लभ दुर्भर कर दिया या मुश्किल कर दिया उसने, नीलकंठ और राधा का जीवन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था?
जब वर्षा ऋतु होती थी, वसंत ऋतु होती थी, तो नीलकंठ को जाली में बंद नहीं किया जा सकता था, वो बहुत शोर मचाता था बाहर आने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बताइए सुहाना। नीलकंठ के लिए वसंत ऋतु में जालीदार में बंद रहना असहनीय होता था। बेटे आवाज नहीं आ रही। नीलकंठ के लिए वसंत ऋतु में जालीदार में बंद रहना असहनीय इसलिए हो जाता था क्योंकि वसंत ऋतु नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु थी। इस ऋतु में नीलकंठ अपने पंख फैलाकर नृत्य करता था। बिल्कुल, क्योंकि वसंत ऋतु उसकी प्रिय ऋतु थी। और बसंत में ये देखिए यहाँ 113 पेज पर भी दिया है, बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता, तब वो जाली घर में इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। मतलब उसको पेड़ पौधे इतने अच्छे लगते थे उस टाइम पर कि उसकी प्रिय वर्षा ऋतु थी, ये वाली बसंत ऋतु थी। मेघों के आगमन पर ये रहने दो, यही लिखेंगे हम कि उसे जाली घर में बंद करना असहनीय हो जाता था क्योंकि वसंत ऋतु नीलकंठ की प्रिय ऋतु थी और वृक्ष और पत्ते जो हैं, वृक्ष और पौधे जो हैं वो नए नए पत्तों से लद जाते थे जो उसे बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, आपको हर जो क्वेश्चन है अपनी इजी भाषा में लिखना है कि इसलिए क्योंकि ये उसकी प्रिय ऋतु थी और इस समय में आप सभी जानते हैं वसंत में क्या होता है, नए फूल पत्ते उगते हैं। तो इस समय में जो वृक्ष हैं वो खूब पल्लवित हो जाते थे, अशोक पे नए पत्ते आते थे, आम सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे और ये सब नीलकंठ को बहुत अच्छा लगता था। दोनों ही लिखे हुए हैं, आप ये लिख सकते हैं कि इस ऋतु में आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे। बूर पड़ता है ना जब आम के वृक्ष को, उसको हम क्या कहते हैं, सुनहरी मंजरियां। तो हम यही लाइन सेम लिख सकते हैं कि इस ऋतु में आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पत्तों से, पल्लवों की जगह पत्ते लिख सकते हैं, अशोक नए लाल पत्तों से ढक जाता था और ये सब नीलकंठ को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसको जाली घर में बंद करना असहनीय हो जाता था। 2 लाइनें लिखनी है इसमें, एक तो उसको ये ऋतु अच्छी लगती थी, दूसरा यही आम वाला लिखो, अशोक वाला लिखो। ठीक है, जैसे बुक में दिया है। लास्ट वाला, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? हाँ हर्षिया बोलो। यस मैम। जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी और कलह कलेश करती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना ही पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखती थी तो वह चोंच से मारना शुरू कर देती। बेटा बस इतना बड़ा और उतनी ही गलतियां और उतने ही नंबर कटे जाएंगे। बस आप उसका स्वभाव लिखो कि स्वभाव से बहुत झगड़ालू थी। ठीक है, और हाँ ये लिख सकते हैं कि वो केवल नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और किसी और के साथ वो कोई मित्रता करना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखेंगे। मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि उत्तर जो है वो क्वेश्चन का देख के ही लिखा करो। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा जो है वो झगड़ालू प्रवृत्ति की पक्षी थी। वो किसी के साथ मित्रता करना नहीं चाहती थी, वो केवल नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और सभी के साथ वो लड़ाई झगड़ा
करती रहती थी। वो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की पक्षी थी। झगड़ालू लिख लोगे। वो किसी के साथ मित्रता करना नहीं चाहती थी, वो केवल नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसका कोई मित्र नहीं बना। हाँ जी आदित्य। एक्सक्यूज मी मैम, बोले। हम 6th क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दिए। हाँ, कर दो। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की पक्षी थी। वो किसी के साथ मित्रता नहीं करना चाहती थी, वो केवल नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ, वो बहुत Thank you, ma'am. झगड़ालू थी, वो किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, मित्रता नहीं करना चाहती थी, वो केवल नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। यहाँ तक कि वो राधा को भी नीलकंठ से दूर ही रखती थी। एक बार सारे क्वेश्चन फिर से हम दोहरा रहे हैं, जिन्हें नहीं पता चला है उनके लिए मैं एक बार सारे क्वेश्चन फिर से दोहरा रही हूँ। ठीक है। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर का नाम नीलकंठ उसकी नीली और चमकीली गर्दन के कारण रखा गया, और मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा गया क्योंकि वह हमेशा मोर के साथ रहती थी, जिस प्रकार कृष्ण के साथ राधा का वास हुआ करता था। जाली के बड़े घर पर पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत। वन मोर क्वेश्चन, मैंने जब शुरू हुआ था तभी बोला था कि हमने सिर्फ 6 करने हैं, 7 काट दीजिए। आगे, जालीगर के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत नववधू के समान हुआ। उन्हें देखकर लखा कबूतर गुटर गूं करने लगे, बड़े खरगोश उनका निरीक्षण करने लगे, छोटे खरगोश उनके आसपास घूम घूम कर उछल कूद मचाने लगे, तोते एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। इतना लिखेंगे। आगे, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं भाती थी? लेखिका को नीलकंठ की बहुत सारी चेष्टाएं भाती थी, लेकिन गर्दन टेढ़ी करके उन्हें देखना, उनके हाथ से धीरे धीरे चने उठाकर खाना, उन्हें देखकर अपने पंख फैलाकर नृत्य करना आदि बहुत सी चेष्टाएं उन्हें भाती थी। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? ये वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका एक लंगड़ी मोरनी को घर ले आई और उसका नाम कुब्जा रखा। कुब्जा ने नीलकंठ और राधा का जीवन दुर्भर कर दिया। वसंत ऋतु में नीलकंठ को जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? वसंत ऋतु नीलकंठ की प्रिय ऋतु थी। आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते, इसी तरह अशोक नए लाल पत्तों से ढक जाता। ये सब नीलकंठ को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसका जाली घर में बंद रहना दुर्भर हो जाता था। 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं था क्योंकि कुब्जा झगड़ालू प्रवृत्ति की पक्षी थी। वो किसी के साथ मित्रता नहीं करना चाहती थी, वो केवल नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। यहाँ तक कि वो नीलकंठ को राधा को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। क्लियर? छह क्वेश्चंस। आप सभी जानते हैं कि आपके जो वीडियोस हैं वो हमारी क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो हम अपलोड करते हैं, है ना? तो अगर कुछ नहीं भी समझ आता है तो आप पहले तो आप यहाँ पे मैंने बहुत एक क्वेश्चन हमने 4-4, 5-5 बार किया है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियोस दोबारा देख सकते हैं, है ना?
अभी किसी को कोई डाउट है? आदित्य ऐसे ही हैंड रेज कर रखा है या कुछ कहना है आपको? उसको डाउन भी कर लिया करो। छह क्वेश्चन ही करेंगे, 7th इसका जो है वो हम नहीं कर रहे हैं। पहले 6 क्वेश्चन और इजी हैं, इसको अपनी भाषा में इजी करके लिखेंगे सबके सब, ठीक है? मुश्किल नहीं लिखेंगे। और सारे आंसर्स जो हैं वो आपके बुक में हैं, मैंने आपको मार्क करवा दिया है। बुक में से देखकर आपको अपनी भाषा में वो लाइनें जो हैं उनको लिख लेना है, ठीक है बेटे?